मार्च 2005 में एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से एप्स्टीन अभी तक ये जो पूरा अपना बिजनेस मॉडल चला रहा था वो सब का सब मुसीबत में पड़ जाता है। होता क्या है कि एक रॉयल पाम बीच हाई स्कूल था जिसकी लड़कियों को एप्स्टीन और मैक्सवेल बहुत टाइम से टारगेट कर रहे थे। अब इस स्कूल के अंदर एक हेली नाम की लड़की थी जिसने स्कूल में अपने एक फ्रेंड को बताया कि एक घर है, वहां जाके मसाज देने पे $300 मिलते हैं। एक्चुअली हेले इस लड़की को इसलिए लेके जाना चाहती थी क्योंकि एप्स्टीन ने एक रेफरल सिस्टम बना रखा था। अगर कोई लड़की दूसरी लड़की को लेके आती है तो उसको $200 रेफरल के मिलते थे। तो हेली अपनी फ्रेंड को लेके गई, वहां एप्स्टीन ने इन दोनों को एक्सप्लॉइट किया। जो लड़की आई थी उसको $300 मिले और हेले को $200 मिले। ये रेफरल स्कीम जो थी ये धीरे धीरे पूरे स्कूल में फैलने लगी। अब स्कूल के अंदर जो सारी चीजें चल रही थी, ये चीजें जब प्रिंसिपल के पास पहुंची, उसने एक लड़की को बुला के उसका बैग चेक किया। उस लड़की के पर्स में $300 निकलते हैं और प्रिंसिपल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इसकी एक स्टेप मदर थी, उसको बुला के सारी चीजें बताती है कि स्कूल के बाहर ये लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब स्कूल की अथॉरिटी, आसपास के जितने लोग थे, ये सारे लोग जाके 14 मार्च 2005 को पुलिस के पास कंप्लेन करते हैं, प्रेशर बनाते हैं। और प्रेशर इस लेवल का बनता है कि पहली बार होता है कि पुलिस कंप्लेन रजिस्टर करी जाती है। पुलिस कंप्लेन रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। जितनी स्कूल गर्ल्स एप्स्टीन के पास गई थी, सारी लड़कियों से इंटेरोगेशन किया जाता है। तो पता चलता है कि पिछले 2 साल से एप्स्टीन इतनी सारी लड़कियों को अब्यूज कर चुका था। अब इसके बाद पुलिस क्या करती है, हेले से एप्स्टीन के घर पे फेक कॉल करवाती है, एक लड़की का रेफरल देने के लिए बोलती है और 5 अप्रैल 2005 11 AM की अपॉइंटमेंट फिक्स करवाती है। ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि एप्स्टीन के अगेंस्ट प्रूफ इकट्ठा किया जा सके। इसके साथ साथ पुलिस ने वेस्ट कलेक्शन सर्विस के एक आदमी को एप्स्टीन के घर में प्लांट करके एप्स्टीन के घर से जो कचरा निकला था उसको एक बैग में इकट्ठा करवा के एनालिसिस करवाना शुरू किया। और जब इस कचरे को इन्होंने एनालाइज किया तो 5 अप्रैल की जो हेली ने मीटिंग रखी थी उसकी स्लिप भी मिलती है 11 बजे की। उसमें सारी डिटेल्स होती है अपॉइंटमेंट की, हेले और SG नाम के इनिशियल्स भी लिखे होते हैं और इससे पुलिस के पास प्रूफ आ जाते हैं। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब पूरी करने के बाद 28 अक्टूबर 2005 को मॉर्निंग में 9:36 पे पुलिस एप्स्टीन के घर पे रेड मार देती है। जैसा विक्टिम्स ने बताया था, मसाज रूम वगैरह पूरा लेआउट एग्जैक्टली वैसा ही निकला। घर के अंदर फोटोग्राफ्स, सेक्स टॉयज, स्कूल की लड़कियों की लिस्ट, अपॉइंटमेंट्स, डिस्कनेक्टेड कैमरास वगैरह सारे पकड़े गए। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने एक चीज नोटिस की कि जितने भी कैमरास थे वो डिस्कनेक्टेड थे। जो कंप्यूटर सारे सर्वेलांस फुटेज को स्टोर करता था वो भी नहीं था, बस वायरिंग मिली उसकी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वारंट की खबर एप्स्टीन को पहले से ही मिल गई थी और एप्स्टीन ने एक रेले नाम की प्राइवेट डिटेक्टिव से अपने मेन कंप्यूटर और सर्वेलांस की फुटेज हटा के यूएस के 6 अलग अलग स्टेट के सीक्रेट स्टोरेज लॉकर में छुपा दी थी। आगे जब इन्वेस्टिगेशन में अंकल बॉब्स स्टोरेज कंपनी के स्टेटमेंट निकले तो उससे ये चीज सामने आई थी। लेकिन रेड पूरी होने के बाद भी विक्टिम्स के स्टेटमेंट और अवेलेबल प्रूफ जो थे वो उतने इनफ थे केस स्टार्ट करने के लिए। कोर्ट में मल्टीपल हियरिंग के बाद 30 जून 2008 को एप्स्टीन को गिल्टी मान के 18 महीने की सजा सुना के जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जिस लेवल का क्राइम उसने किया था उसके हिसाब से लोग बहुत ज्यादा हैरान थे कि एप्स्टीन को बहुत कम सजा हुई है। अब यहां से जब एप्स्टीन जेल में पहुंचता है तो अगर कोई आम कैदी होता तो उसको काल कोठरी में डाल दिया जाता, लेकिन एप्स्टीन कोई आम आदमी नहीं था। इसको एक सेपरेट सेल दी गई जो हमेशा खुली रहती थी। बाहर निकल के स्पेशल मैनेजमेंट एरिया में वो अकेले टीवी देखता था। जेल के पार्किंग लॉट में गाड़ी लगी रहती थी जिसमें बेड था और जेल के पार्किंग लॉट में कार के अंदर वो लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होता था। इस कार में जो लड़की थी उसने अपने स्टेटमेंट में भी ये चीज मेंशन की। ये सारी चीजें जब होती थी तो कोई भी ऑफिसर दूर दूर तक कार के पास नहीं आता था। इसके साथ साथ एप्स्टीन जेल के स्टोर से बच्चों के साइज के लेडीज इनरवेयर खरीदता था। ये सारी चीजें करने के बाद भी एप्स्टीन ने 10 अक्टूबर 2008 को फ्लोरिडा साइंस फाउंडेशन का बहाना बना के वर्क रिलीज के लिए अप्लाई किया और ये अप्रूव भी हो गया। यहां से एप्स्टीन वीक में 6 दिन 12 घंटे 8 AM से 8 PM काम करने के बहाने से जेल से बाहर निकल सकता था। एप्स्टीन सिर्फ रात में सोने आता था जेल में। इतने बड़े क्राइम के बाद भी वो खुलेआम बाहर घूम रहा था और लड़कियों को बुला के दोबारा से वही काम कर रहा था। जेल के अंदर उसने कुछ भी सही से फॉलो नहीं किया। उसके बाद भी 22 जुलाई 2009 को गुड बिहेवियर का बहाना देके एप्स्टीन को सिर्फ 13 महीने में ही जेल से रिलीज कर दिया गया। अब जब ये रिलीज हुआ तो उसके बाद भी कई ऐसी विक्टिम थी जो इसके ऊपर कुछ न कुछ केस करती जा रही थी, लेकिन ज्यादा कुछ इसका हो नहीं रहा था। और कुछ जर्नलिस्ट भी थे ऐसे जो इसके बारे में प्रिंट कर रहे थे। इन जर्नलिस्ट को एप्स्टीन ने अलग अलग तरीके से धमकाना भी शुरू किया। कुछ जर्नलिस्ट के घरों के सामने बिल्ली के सर काट के
डाल दिए, बंदूकों की जो गोलियां थी डराने के लिए वो रख दी ताकि ये लोग इसके बारे में छापना बंद कर दें। लेकिन जेल से निकलने के बाद भी एप्स्टीन ने अपना गलत काम बंद नहीं किया। इनफैक्ट जो बगल वाला आइलैंड था, ग्रेट सेंट जेम्स आइलैंड, उसको भी खरीद के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराना चाह रहा था और वही सारी चीजें उस पर करना चाह रहा था। लेकिन 28 नवंबर 2018 को एप्स्टीन को सबसे बड़ा झटका लगता है। इस दिन जूली ब्राउन नाम की एक जर्नलिस्ट थी, इसने मल्टीपल विक्टिम से इंक्वायरी की, खुद रिसर्च की और ये जो एप्स्टीन का पूरा केस था इसके ऊपर एक परवर्जन ऑफ जस्टिस नाम से रिपोर्ट पब्लिश करी, जिसमें इसने ये बताया कि यूएस की कोर्ट और एफबीआई ने मिलकर कानून का मजाक बना के एप्स्टीन, जिसने छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ा, उसको बचाया। अब जूली की रिपोर्ट बाहर आते ही पूरे यूएस के अंदर हल्ला हो गया, हर तरफ लोग गुस्सा हो गए, सब तरफ एक ही न्यूज चलने लगी। प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि 5 और 6 दिसंबर 2018 को यूएस के पार्लियामेंट रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ने मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से एप्स्टीन की इन्वेस्टिगेशन दोबारा स्टार्ट करवा दी और इस बार विक्टिम्स जो थी वो खुल के सामने आई, इंटरव्यू दिए, मसाज, कैश पेमेंट, रिक्रूटमेंट, पूरा का पूरा नेटवर्क जो चल रहा था, सारी डिटेल्स लोगों के सामने आने लगी। और फिर 6 जुलाई 2019 को शाम को 5:30 बजे एप्स्टीन को दोबारा से अरेस्ट करके जेल में डाला जाता है। Epstein's arrest marked a turning point, bringing renewed scrutiny to long-standing allegations. Prosecutors signaled a broader investigation as the case re-entered the national spotlight, with wider implications emerging. दूसरी तरफ सेम टाइम पे एप्स्टीन का जो घर था और आइलैंड था, जो बाकी प्रॉपर्टी थी, वहां भी पुलिस छापे मारती है। पुलिस को सारी सीडीज, न्यूड पिक्चर वगैरह सारे प्रूफ मिलते हैं। एक एप्स्टीन के नाम से फेक ऑस्ट्रिया का पासपोर्ट भी मिला और इन सारी चीजों के साथ और भी बहुत अजीब अजीब चीजें मिली एप्स्टीन के घर से। एप्स्टीन ने अपने घर के अंदर ट्रम्प की फोटो के कॉन्ट्रासेप्टिव्स रखे थे, बिल क्लिंटन की फीमेल कॉस्ट्यूम में पेंटिंग मिली। इससे पहले जो एप्स्टीन जेल गया था तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, बहुत आराम की जिंदगी थी, लेकिन इस बार लोगों में इतना गुस्सा था कि उसको कोई रियायत नहीं दी गई। एप्स्टीन ने सब कुछ ट्राई किया, पैसा, पावर, सब कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और फिर 10 अगस्त 2019 को सुबह 6:30 पे एप्स्टीन अपने ही सेल में मरा हुआ मिलता है। और कोइंसिडेंस भी ऐसा था कि इसी टाइम पे फ्लोर के सीसीटीवी कैमरा में भी प्रॉब्लम आ जाती है। और इस टाइम के जो कैदी थे उनमें से कई कैदियों ने आगे चल के ये भी बताया कि एक दिन वो मॉर्निंग में जल्दी उठे थे तो उन्होंने एक ऑफिसर को ये कहते हुए सुना था, तुमने उस आदमी को मार दिया। तो यहां से ये भी डिस्कशन चल गया था कि एप्स्टीन ने खुद अपनी जान नहीं ली है, बल्कि पावरफुल लोगों ने बचने के लिए एप्स्टीन को मरवाया। और इसके बाद सबसे सरप्राइजिंग न्यूज ये आई 29 जून 2020 को एरी बेन मेनाशी, इन्होंने एक इंटरव्यू में खुलेआम बोला कि जेफरी एप्स्टीन और मैक्सवेल इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहे हैं और ये यूएस के बड़े बड़े लोगों के वीडियो हनी ट्रैप के लिए बना रहे हैं ताकि इजराइल यूएस को अपने इशारों पर नचा सके। इनफैक्ट एफबीआई की भी एक रिपोर्ट नंबर 90314 में लिखा है कि एप्स्टीन मोसाद एजेंट था और जिस टाइम इजराइल के पीएम बराक थे उसी टाइम उन्हीं के अंडर उसकी ट्रेनिंग हुई ताकि यूएस पे इजराइल का इन्फ्लुएंस रहे। लेकिन फैक्चुअली ये सारी चीजें आगे बढ़ नहीं पाई। एप्स्टीन के मरने के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। लोगों ने और ज्यादा प्रेशर बनाया कि ये जो पूरी इंक्वायरी हुई है इसकी फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट सब कुछ रिलीज करना चाहिए पब्लिक के सामने ताकि सच पता चले। और इसी चीज को एप्स्टीन फाइल नाम दिया गया। पब्लिक ने इतना प्रेशर किया कि पब्लिक को शांत करने के लिए 27 फरवरी 2025 को एप्स्टीन फाइल का एक बेसिक पार्ट जो कोर्ट में ऑलरेडी था उसको रिलीज किया गया। एक्चुअल फाइल जो थी उसको छुपा लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी पब्लिक मानी नहीं और फिर मजबूरी में 19 नवंबर 2025 को यूएस में एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट लॉ बनाना पड़ा, जिसमें यूएस डीओजे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को एप्स्टीन फाइल रिलीज करने के ऑर्डर मिले। और इस एक्ट के पास होने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एप्स्टीन के केस में जितनी भी इंफॉर्मेशन, सामान, फोटोग्राफ सबको डेटा सेट में अरेंज किया और उन्हें नंबर देके टोटल 12 डेटा सेट बनाए। और 19 दिसंबर 2025 को डेटा सेट नंबर 1 से लेके 8 रिलीज हुए। इसमें एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर और वर्जिन आइलैंड कंपाउंड की फोटोग्राफ्स, हैंड रिटन नोट्स, ये सब थे। ऐसे कर करके 12 तक डेटा सेट रिलीज किए गए, जिसमें से जो डेटा सेट नंबर 9 था उस पे सबसे ज्यादा न्यूज बनी। इसमें एप्स्टीन की पर्सनल और हाई प्रोफाइल कॉन्टेक्ट्स के ईमेल का मेन बैच था। इसी में ही दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों के नाम आए जिनसे बात कर रहा था, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा था। और इस डेटा सेट में से एक ड्राफ्ट ईमेल जो एप्स्टीन ने बस ड्राफ्ट किया था, उसमें एप्स्टीन ने क्लेम किया कि रशियन गर्ल से कांटेक्ट में आने के बाद बिल गेट्स को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई थी और उसकी एंटीबायोटिक्स उन्होंने एप्स्टीन से मंगवाई। इन ईमेल डॉक्यूमेंट्स में स्टीवन हॉकिंस का भी नाम आया। डॉक्यूमेंट्स में वर्जीनिया से रिलेटेड एलिगेशन का भी डिस्कशन हुआ, जिसमें कहा गया कि स्टीवन हॉकिंस भी आइलैंड में आए थे और ग्रुप सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। इसके साथ साथ एप्स्टीन अपने एक ट्रांस ह्यूमनिज्म आइडिया पे भी काम कर रहा था, जिसकी वजह से एकेडमिक्स, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के कॉन्टेक्ट में रहने की कोशिश करता था और पार्टीज में उनसे यही डिस्कशन करता था। कई रिपोर्ट्स में भी ये चीजें मेंशन की गई कि ये अपने
न्यू मैक्सिको के जोरो रेंज में एक टाइम पे 20 औरतों को अपने डीएनए से प्रेग्नेंट करवाना चाहता था और जोरो रेंज में एक बेबी रेंज बनाना चाहता था जहां सिर्फ उसकी जीन्स वाली नई जनरेशन पैदा हो ताकि उसका डीएनए फैल सके। यही सारे रीजन थे कि एप्स्टीन के जाने के बाद भी लोग आज भी जानना चाहते हैं कि जो एप्स्टीन फाइल में चीजें पब्लिक की गई ये सिर्फ उतना ही था या फिर इसमें अभी भी कई सारे ऐसे बड़े लोग थे जिनके नाम इनमें से बचाए गए। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं, अगर आप टोबैको एडिक्शन से परेशान हैं तो राइज निकोटीन गम जरूर ट्राई करिए। थैंक यू।